हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। पहला मॉक टेस्ट मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हो, या फिर आपको चैनल विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के साथ सॉल्व करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इस एग्ज़ाम में। और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, और टारगेट रहने वाला है 75 प्लस का। तो आप भी साथ में सॉल्व करते जाना और चेक करना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट वीक है, और कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, और उसको रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथ में प्रैक्टिस करते जाना। स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस आपका दिया हुआ है। 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम ने स्वयं को परशुराम का क्या कहा था? आपका शत्रु, आपका दास, शिव भक्त, या फिर एक मुनि? तो जब शिव धनुष टूट गया था तो परशुराम जी गुस्से में आए थे। लक्ष्मण जी और व्यंग कर रहे थे, जिससे परशुराम जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। तब श्री राम जी ने विनम्रता पूर्वक कहा था कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास या आपका सेवक ही हो सकता है। तो आपका दास कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो सुबरन शब्द आया है, यहाँ पर ये जो सुबरन शब्द आया है, इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कवि के लिए इसका अर्थ अलग है, व्याभिचारी के लिए इसका अर्थ अलग है, और चोर के लिए इसका अर्थ अलग है। कवि के लिए सुबरन का मतलब होता है अच्छे शब्द, जिस तरह से कविता लिखने के लिए अच्छे शब्दों की जरूरत होती है। व्याभिचारी के लिए सुबरन का मतलब होता है रूप, सौंदर्य। व्याभिचारी मतलब जो एडल्टरी करते हैं। और चोर के लिए सुब्रन मतलब होता है सोना या फिर स्वर्ण। तो यहाँ पर सुब्रन शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके 3 अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, जहाँ पर शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हो। शब्द भी अनेक बार आया हो, उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन शब्द एक ही बार आया है और उस एक शब्द के ही अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, क्रोध, जुगुप्सा, या फिर विस्मय? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, धनी व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, या फिर मूर्ख को समझाना व्यर्थ है? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस कवि को छायावाद का स्तंभ माना जाता है? सूरदास को, जयशंकर प्रसाद को, नागार्जुन को, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी को? तो याद रखना, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। किन 4 कवियों को छायावाद का स्तंभ माना जाता है? आप जो एक्स्ट्रा बताती हो उसको नोट डाउन करते जाना। छायावाद के 4 स्तंभों में से सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर है सुमित्रा नंदन पंत, और फिर चौथी है महादेवी वर्मा। इनको छायावाद के 4 स्तंभ माना जाता है। तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, और महादेवी वर्मा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 320 है, उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 80 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा? 4, 8, 10, या फिर 40? तो मैथ्स के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर चेक कर लेना आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो कल मैंने मैथ्स का एक लेक्चर बनाया था, उसमें सारे जो मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज़ होने वाले हैं, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे कि उन फॉर्मूलाज को कहाँ पर कैसे आपको यूज़ करना है। तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 2 नंबर्स जिनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आता है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम आएगा। यहाँ पर दोनों नंबर का गुणनफल दिया हुआ है 320, तो हम 320 यहाँ पर लिख देंगे। एचसीएफ हमको निकालना है और एलसीएम 80 दिया हुआ है। ठीक है, ये 80 यहाँ पर गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा 320 से, तो हमारा HCF आ जाएगा। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट हो गया, 8 चौक 32, तो HCF कितना आ गया 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक क्या होंगे? -2, -3, 2, 3, 1, 5 और -1, 6। ठीक है, अभी क्वेश्चंस थोड़े इजी है। जैसे जैसे और ज़्यादा हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक क्लियर कर लो, फिर और ज़्यादा हम एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दिया है, इसके शून्यक निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, x² है, -5x को हम क्या लिख सकते हैं? -3x और -2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3x और 2x को प्लस करेंगे तो -5x आ जाएगा। तो ये जो मिडिल टर्म थी, इसको हमने स्प्लिट कर दिया और यहाँ पर ये +6 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? यहाँ से एक x बचा और यहाँ से 3 बचा, तो x - 3 हो गया। यहाँ से माइनस लिखा और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x बचा और यहाँ पर -3 बचा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस भी कॉमन लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। x - 3 कॉमन है, तो उसको एक बार लिख देंगे x - 3 और यहाँ से ये x और ये -2। अब 0 के इक्वल रखेंगे x - 3 को, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो शून्य क्या होगा इस पॉलिनोमियल के? 2 और 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो समीकरण आपको दी हुई है, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इसके कितने हल होंगे? तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, कल वाले वीडियो में भी बताए थे और मॉक टेस्ट 1 में भी आपको मैंने समझाया था। इसके हमको रेशोज़ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जो x के साथ वैल्यू है पहली वाली इक्वेशन में वो a1 है। ठीक है, और यहाँ पर x के साथ जो है वो a2 है, तो a1/a2 क्या हो जाएगा? ये 2/4 = यहाँ पर ये y के साथ जो है वो क्या है? b1 है और सेकेंड वाली इक्वेशन में जो y के साथ है वो b2 है। थर्ड वाली इक्वेशन में ये 9 इक्वल के इधर आएगा तो -9 हो जाएगा और 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हमको चेक करना है क्या ये तीनों बराबर है या नहीं है। इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो पहला रेशो 1/2 आ रहा है। 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, दूसरा भी 1/2 आ रहा है और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो ऐसा केस जिसमें तीनों रेशोज इक्वल आते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, अनंत हल निकलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं आते तो ऐसे इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलता, यूनिक सॉल्यूशन निकलता। अगर a1/a2, b1/b2 तो बराबर आ जाते, लेकिन तीसरा जो रेशो है c1/c2 वो बराबर नहीं आता, तो ऐसी इक्वेशन का कोई हल नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन निकलता। तो ये तीनों केस याद रखना। यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d > 0 है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? यहाँ पर भी मैंने आपको 3 केस बताए थे। d अगर 0 से बड़ा होता है तो 2 अलग अलग और वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। d अगर 0 के बराबर होता है तो वास्तविक मूल होते हैं और समान मूल होते हैं। d अगर <0 होता है तो अवास्तविक इमेजनरी रूट्स होते हैं। समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी हुई है और कौन सा भी पद आपको निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमको 10वां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 9d। ठीक है, अगर यहाँ पर हमको बोलते हैं कि 32वां पद निकालना है तो a + 31d हो जाता। तो जो भी पद हमको निकालने के लिए कहा जाए उसका एक कम यहाँ पर हमको लेना है। a क्या होता है? जो हमारी समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, यहाँ पर क्या है? 5, जो पहली टर्म होती है वो a होता है, +9 लिखा। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देना है। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4।
9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। तो ऑप्शन बी 41 इसका सही आंसर हो जाएगा 41। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो आप सीख जाना आप एक बार में, क्योंकि इसके बाद जो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे इससे ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके। x2 क्या होता है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट में क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, रूट में 8। अब रूट 8 है, रूट 8 मतलब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 का एक पेयर है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और एक रूट के अंदर रह जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√2। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री? तो कल ही के लेक्चर में मैंने आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालना सिखाई थी। ठीक है, टेबल को रटना नहीं है, जो साइन कॉस टेन की टेबल होती है इसकी सारी वैल्यूज़ मैंने ट्रिक से आपको बताई थी कैसे आप निकाल सकते हो। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 प्लस टेन 45 की 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 माइनस 1 कितना होता है 0 अपॉन में 1 प्लस 1 2। और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। याद रखना 0 अपॉन 2 0 होता है, लेकिन अगर 2 अपॉन 0 होता, ठीक है, किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे होते तो उसका आंसर क्या आता, नॉट डिफाइन आता। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर? 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, 308 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, सारे मैंने फार्मूलाज आपको बता दिए थे उस वीडियो में, तो वहाँ से आप सारे फार्मूलाज याद कर लेना। अब जल्दी से बताओ गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। फॉर्मूला पता है तो फटाफट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 लिखा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस क्या होती है 7 है, इसको 2 बार गुणा करेंगे 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 6 5 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? बेस रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसकी स्लांट हाइट हमको निकालनी है। देखो यहाँ पर ये कोन है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो एक तिर्यक ऊंचाई है स्लांट हाइट है ये हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एल निकालने का, रूट में r² प्लस h² होता है। ठीक है, रूट में r कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस h कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट 25 कितना होता है 5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर उसकी स्लांट हाइट हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई।
किसी असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता कितनी होती है? जो इवेंट पॉसिबल है ही नहीं उसकी प्रायिकता होती है 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसी निश्चित घटना, बिल्कुल जो सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। प्रायिकता का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता 0 होती है और बिल्कुल श्योर इवेंट जो है, सर्टेन इवेंट, उसकी प्रायिकता 1 होती है। बाकी जो संभावनाएं थोड़ी बहुत रहती है तो 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान रहता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, 1/3, 1/6 या फिर 2/3। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक पासे पर कितने टोटल नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर होते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। उसको हम नीचे लिखते हैं। हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? हमको क्या चाहिए? सम संख्या। पासे पर सम संख्या कितनी होती है? 2, 4 और 6, ये 3 सम संख्याएं होती है। तो ऊपर कितना लिखेंगे हम? 3। इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम क्विज में डाला था, उसमें गलत आंसर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। बहुत ईजी है, इतना ईजी अगर आप गलत करोगे तो फिर कैसे होगा। यदि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक मोड 12 और माध्य मीन 3 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी? 5, 6, 8 या फिर 9। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोड इज इक्वल्स टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड और मीडियन दिया है तो मीन निकाल सकते हो, मीडियन और मीन दिया है तो मोड निकाल सकते हो, और अगर मोड और मीन दिया है तो मीडियन इससे निकाल सकते हो। मोड कितना दिया है हमको? 12 दिया है। 3 इंटू मीडियन हमको निकालना है तो यहाँ पर मैं कैपिटल M लिख लेती हूँ, माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो 12 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 3 2 ज़ा 6। अब इस 12 में ये -6 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12 में 6 अगर हम ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस 18 से, ये 3। तो हमारा मीडियन आ जाएगा। 3 से 18 को भाग देंगे तो 3 छंग 18, तो मीडियन कितना आ जाएगा? माध्यिका 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए? 0, 1, -1 या फिर 2। तो आइडेंटिटी मैंने बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर ए के। अब ये टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के पास जाएगा तो इधर प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का टेन स्क्वायर ए उधर चला गया तो कितना हो गया? ये माइनस का टेन स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? पेरीमीटर और एरिया सर्कल का बिल्कुल बराबर है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? सर्कल का πr²। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा और बराबर में 2 बचा। तो रेडियस कितनी हो गई? 2 मात्रक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद px बराबर 3x - 2, इसका शून्यक क्या होगा? तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे शून्यक निकालने के लिए। 3x - 2 बराबर 0। 3x ये माइनस का 2 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रासायनिक अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण आयरन को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा यहाँ, और यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा तो Al2O3 बना लेगा। आयरन को अपनी प्लेस से इसने विस्थापित कर दिया है क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो डिस्प्लेस कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे उदर पेट में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो हमारे जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? प्लेन मिरर जो हम यूज़ करते हैं डेली तैयार व्यार होने के लिए, जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समतल दर्पण जो होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो भी अनंत होती है। और फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का संबंध भी आप याद कर लो, F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या अनंत है तो अनंत का आधा तो अनंत ही होगा, तो अनंत ही होती है इसकी फोकस दूरी भी। तो ये याद रखना रिलेशन, F = R/2। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या फिर चालक के ऊपर लगे प्लास्टिक के आवरण पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चालक के ऊपर जो लगा प्लास्टिक का आवरण का रंग होता है उस रंग पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और लंबाई पर भी निर्भर करता है। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, तो ये भी याद रखना। कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फेराडे ने 1831 में, और आज के जो जनरेटर वगैरह है वो इसी पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल कचरा है? प्लास्टिक की बोतलें, DDT, फलों और सब्जियों के छिलके, या फिर कांच के टुकड़े। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलों और सब्जियों के छिलके। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1776 में, 1789 में, 1815 में, या फिर 1848 में। तो 4 जुलाई 1789 को हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, और यहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलनी शुरू हुई थी, फ्रांस से। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलज नदी पर निर्मित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग का मुख्य आधार क्या था? भाषाई विविधता का सम्मान और सामंजस्य, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिस पर कानून संसद बनाती है। राज्य सूची में उन विषयों को रखा जाता है जिस पर कानून विधानसभा बनाती है राज्य की, और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा जाता है जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सेम टॉपिक पर, सेम विषय पर दोनों ने कानून बना लिया तो किसके कानून को मान्यता दी जाएगी? तो संसद के कानून को मान्यता प्रदान की जाती है।
जादूगोड़ा झारखंड की खदानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की जो खदानें हैं वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड उसमें लेंचो किस चीज़ की आशा रखता है? एक नए ट्रैक्टर की, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज कॉर्नफील्ड उसके खेतों के लिए अच्छी बारिश की, वेल्थ फ्रॉम अ लॉटरी एक लॉटरी की, या फिर अ लेटर फ्रॉम हिज रिलेटिव उसके रिलेटिव से लेटर प्राप्त करने की। तो उसकी फसल खराब ना हो उसके लिए एक अच्छी बारिश की वो होप रखता है, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज कॉर्न फील्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको आगे क्वेश्चन बताया, यहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो 4 जुलाई को नहीं 14 जुलाई को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना आप, 14 जुलाई। Who is the author of the story The Midnight Visitor featuring the smart secret agent Ozable? जो स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर उसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ऑर्थर इसके लेखक हैं। ये कहानी मैं आपको सुना देती हूँ, तो इस कहानी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो आपसे बन जाएगा। देखो, इस जो मिडनाइट विजिटर है इसमें 4 पात्र होते हैं, 4 कैरेक्टर होते हैं। सबसे मेन कौन होता है? ऑजेबल। ऑजेबल क्या होता है? एक सीक्रेट एजेंट होता है, एक स्पाई होता है जो कि थोड़ा मोटा होता है, सुस्त होता है, उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो जासूस है। एक होता है फाउलर, जो एक युवा, एक रोमांटिक टाइप का एक लेखक होता है, युवा लेखक होता है जो जासूसों के जीवन पर एक कहानी लिखना चाहता है। और इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर होता है मैक्स, जो कि ऑजेबल का प्रतिद्वंदी होता है, राइवल होता है, जो कि अ, चालाक होता है और उसके हाथ में पिस्तौल होती है। इस तरह से वो भी एक एजेंट होता है, वो भी एक स्पाई होता है, लेकिन ऑजेबल का प्रतिद्वंदी वो होता है, विलन मान सकते हैं उसको हम एक तरह से। और चौथा होता है हेनरी, जो कि होटल का वेटर होता है। अभी जो ऑजेबल है एक होटल के छठी मंजिल, जो कि आखिरी मंजिल है, सबसे ऊपरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में रहता है। फाउलर ऑजेबल के पास आता है, उसको किताब लिखनी होती है, लेकिन ऑजेबल को देख के वो ऐसा सोचता है कि यार जो मैंने सोचा था, जिस टाइप की इमेज मैंने बना रखी थी, टाइगर जिंदा है जैसी, ठीक है, सलमान खान टाइप्स की, वैसा कोई स्पाई, वैसा कोई एजेंट होगा, ठीक है, शाहरुख खान सलमान खान टाइप, वैसा तो है नहीं, मोटा है, सुस्त है, तो ये क्या काम करेगा। तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है कि मैं कैसे कहानी लिखूंगा। तो जब ऑजेबल और फाउलर उस होटल के कमरे में जा रहे होते हैं, उसको एक रिपोर्ट मिलती है, ऑजेबल को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलती है, और मैक्स जो इसका प्रतिद्वंदी होता है वो उस रिपोर्ट को चुराने आता है। तो वहाँ पर ऑजेबल को पता चल जाता है और ऑजेबल अपने मन से एक कहानी बनाता है कि यहाँ पर बाहर एक छज्जा है, पहले भी एक दूसरा एजेंट यहाँ पर आ चुका है इस रिपोर्ट को चुराने के लिए। तो मैक्स सोचता है कि मैंने फालतू में यहाँ पर नकली चाबी बनवाई इस होटल के कमरे को खोलने के लिए, मैं भी छज्जे से आ जाता, मैं भी उस बालकनी से आ जाता, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कोई बालकनी थी नहीं। ऑजेबल मन से कहानी बना रहा था। फिर जो होटल का गेट होता है, मतलब उसके कमरे का गेट होता है, वहाँ पर हेनरी आता है। हेनरी गेट नॉक करता है तो मैक्स को लगता है, मैक्स पूछता है बाहर कौन है। तो फिर वापस से जो ऑजेबल है वो एक कहानी बनाता है अपने मन से कि बाहर पुलिस आई है, मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब जो मैक्स है वो डर जाता है और वो बाहर बालकनी में जाने के लिए जैसे ही कदम रखता है, बालकनी तो थी नहीं बाहर, वो छठी मंजिल से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर फिर फाउलर सोचता है कि मैं ऑजेबल को ऐसा समझ रहा था, लेकिन उसमें कितना दिमाग है, उसने चालाकी से सारा खेल खत्म कर दिया। तो इस तरह की ये कहानी है और इससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फिर आप कर सकते हो, टिक, आप खुद भी पढ़ सकते हो ये कहानियाँ। इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हु वॉज ट्रिकी? एक कहानी जो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें ट्रिकी कौन था? तो एक पैम्पर्ड स्मॉल डॉग था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी डैश टू द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ पर अराइव्ड क्या है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ करते हैं हम? परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि शी डैश टू द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, दो जो केस है वो दो एक्शन वो पास्ट में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैड गॉन आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैड गॉन। टेंस मैंने पढ़ा दिया था, आप पढ़ सकते हो। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर सो यू कांट मेक टी फॉर एवरी वन। मैनी, अ लिटिल, लिटिल या फिर फ्यू, क्या आंसर आएगा? तो ऑप्शन सी लिटिल इसका सही आंसर होगा।
क्यों? क्योंकि जो लिटिल है उसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, ऑलमोस्ट नन या फिर है ना नॉट इनफ, इसका मतलब निकल रहा है, लिटिल का मतलब एक नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। और यहाँ पर आगे हमको क्या दिया हुआ है, यू कांट मेक टी फॉर एवरीवन, मतलब सफिशिएंट है ही नहीं वो चीज़। और यहाँ पर अ लिटिल मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, मतलब कुछ अमाउंट में तो है वो चीज़। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यू कांट मेक टी फॉर एवरीवन, जो कि नेगेटिव सेंस शो कर रहा है, इनसफिशिएंट वैल्यू बता रहा है हमको। तो यहाँ पर लिटिल आएगा, अ लिटिल नहीं आएगा। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, एरर बताना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर जो ईच है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, और वर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा, जो कि वॉज है, ना कि वर। तो वर गिवन यहाँ पर गलत है, इसमें एरर है। What does the poet compare the fire to in रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोयम लिखी है फायर एंड आइस, उसमें फायर का कंपैरिजन किससे किया गया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिज़ायर और ग्रीड से फायर का कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा आइस को किससे कंपेयर किया है? आइस को कंपेयर किया है हेट्रेट से। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोयम फायर एंड आइस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस दुनिया का जो विनाश है वो किसी बाहरी प्राकृतिक आपदा से नहीं होगा, बल्कि इंसान के अंदर की जो डिज़ायर्स है, जिसको फायर बताया गया है, ह्यूमन डिज़ायर्स हो गई, लालच हो गया, लस्ट हो गया, है ना। और आइस को किससे कंपेयर किया है? हेट्रेट से कंपेयर किया है। और इसके अलावा इन्होंने कंपेयर किया था संवेदनहीनता से, ठीक है। तो ये जो इंसान के अंदर की दो बुराइयां है, फायर एंड आइस, इससे नष्ट होगी ये दुनिया, ना कि किसी बाहरी प्राकृतिक आपदा से। तो इस तरह की ये पोयम है। तो याद रखना, फायर को किससे कंपेयर किया गया है? डिज़ायर और ग्रीड से, और आइस को हेट्रेट से कंपेयर किया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द नर्स इज चेकिंग द पेशेंट। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में तो वॉइस कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वॉइस तो सिलेबस में नहीं दिया था, तो आपने पूछ लिया है। टेंस के अंदर ही आते हैं ये 2-3 सब टॉपिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, और कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, जो कि हो जाएगा द पेशेंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, द पेशेंट इज बीइंग चेक्ड बाय द नर्स। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस, द अर्थ डैश अराउंड द सन, रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, इज रिवॉल्विंग या फिर रिवॉल्व्ड। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो जनरल फैक्ट होते हैं, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, जो द अर्थ है वो हमारा क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जिसके साथ एस ई एस का यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिवॉल्व्स इसका आंसर होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ इट रेन्स वी डैश द मैच, वी विल कैंसिल द मैच, ठीक है। फ्यूचर का हो जाएगा ये, फ्यूचर सिंपल का। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ बेनेवोलेंट? बेनेवोलेंट का एंटोनियम, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? काइंड, मेलेवोलेंट, जेनरस या फिर हेल्पफुल। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? काइंड हार्टेड। इसका उल्टा हो जाएगा, जो काइंड हार्टेड नहीं है, मतलब मेल वोलेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द थीफ्स स्टोरी, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल इनिशियली? द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी में जो हरी सिंह है वो स्टार्टिंग में अनिल से क्या चाहता था? छिपने के लिए एक प्लेस चाहता था, पैसा चाहता था, एक जॉब चाहता था, या फिर क्लोथ्स, कपड़े चाहता था। तो स्टार्टिंग में वो एक जॉब या काम चाहता था, वर्क, ठीक है, एक जॉब चाहता था वो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिटी की सही स्पेलिंग क्या है? तो कमिटी की स्पेलिंग में डबल एम, डबल टी और डबल ई आता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, क्या आएगा इसमें? डैश यूरोपियन ऑफिसर विजिटेड आवर हॉस्पिटल यस्टरडे। यहाँ पर यूरोपियन है, ठीक है।
यूरोपियन में भले ही वॉवेल ई आ रहा है लेकिन इसका साउंड क्या है, य है। ठीक है, साउंड से हम चेक करते हैं कि क्या आएगा, य है जो कि एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके साथ अ आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अ यूरोपियन ऑफिसर विजिटेड आवर हॉस्पिटल यस्टरडे। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोस एंटायर फील्ड ऑफ कॉर्न। लेंचो का जो पूरा फील्ड था, खेत था, वो किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवियर हेलस्टॉर्म, एक भयंकर तूफान आया था, उसकी वजह से उसका पूरा जो खेत था, फसल था, वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, और फसल नष्ट होने पर वो भगवान को एक लेटर लिखता है, गॉड को 100 पेसोस मांगता है, और उसका जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं और इधर उधर से इकट्ठा करके वो 70 पेसोस इकट्ठा करके उसको एनवेलप में भेज देते हैं। उत्साह कविता में ललित ललित काले घुंघराले पंक्तियों में किसका सुंदर चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादलों के सौंदर्य का। उत्साह कविता किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, और इसमें बादलों का मानवीकरण किया गया है। तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महर्षि विश्वामित्र के लिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना कवि सूरदास ने किससे की है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल की गागर से। तो इसमें जो गोपियाँ है वो उद्धव की तरफ व्यंग करते हुए कहती है कि जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है वो जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, और तेल की जो गागर है वो है ना, उस पर कोई बूंद ठहरती नहीं है, उसी प्रकार जो उद्धव है वो कृष्ण के पास रहकर भी उस प्रेम से अछूते रहे, दूर ही रहे, वो प्रेम को कभी समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार जो गोपियाँ है वो उद्धव पर व्यंग करती है। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद और उसकी संधि का नाम बताना है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक् प्लस अंबर। तो यहाँ पर जो दिक् है उसमें हलंत आएगा क में। ठीक है, क में हलंत आएगा प्लस अंबर, और उसमें व्यंजन संधि है। जहाँ पर भी हलंत होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना। एक मीनार है तो ये मीनार बना लिया, और ये मीनार का पाद बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। तो ये मान लो भूमि का एक बिंदु है, इससे मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ये मीनार है, इसकी हाइट हमको निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे रेशोज वगैरह आपको पता होने चाहिए। 10-30 हम ले रहे, 30 डिग्री का कोण बन रहा है शिखर का उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री में हम 10 की वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारे पास अपोजिट और एडजेसेंट है। अपोजिट हमको निकालना है। 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अपोजिट कितना है? h है। अपोजिट क्या होता है? ये जो कोण दिया हुआ है ये इसकी अपोजिट साइड है, तो ये अपोजिट हो जाएगी, और इसकी पास वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं, तो ए बोलेंगे इसको। ठीक है, एच हमको निकालना है। ए कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है, तो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30/√3 हो जाएगा। अब √3 इसको हर का परिमेयकरण करना आपने सीखा होगा, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो नीचे होता है हर में उसको 2 बार यहाँ पर गुणा करते हैं, रैशनलाइज करना बोलते हैं इसको। तो ये 30 इंटू √3 हो जाएगा, 30√3 और √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 एकम 3 0, तो 10√3। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 10√3 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसके एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, θ/में 360 मल्टीप्लाई πr²। एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 2 बार गुणा कर देंगे, 14 इंटू 14। काट देंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4,
ये 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 14 में 11 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता मैंने सिखाई थी। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, तो वो नीचे लिखेंगे। हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, हमको लाल रंग का बादशाह चाहिए। अब लाल कलर के कितने बादशाह होते हैं? एक लाल पान का होता है और एक ईंट का भी लाल कलर का ही होता है, तो 2 होते हैं। तो 2/52 इसको काट देंगे तो 1/26। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/26। दीवार पर सफ़ेदी करने के कुछ दिनों बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ये किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3। संगमरमर मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, CaCO3। अम्लराज या एक्वारेजिया किन दो सांद्र अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है और उनका अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 के अनुपात में ये होता है। जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर हम गर्म करेंगे तो कौन सी गैस बनती है और ये किस टाइप की अभिक्रिया होती है? तो एथीन गैस बनती है और एक निर्जलीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो देखो, जो पेप्सिन होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, तो जल्दीबाजी में आप ये आंसर मत टिक कर देना पहला ही ऑप्शन देखते ही। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन, क्योंकि यहाँ पर बोला है अग्नाशय से निकलने वाला पाचक रस, तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। जो पेप्सिन होता है वो हमारे स्टमक में प्रोटीन को पचाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहा जाता है, जहां पर रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है, जिसको अंतर्गर्थन भी कहा जाता है। पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जननांग को क्या कहा जाता है? तो पिस्टिल कहा जाता है या कार्पेल भी कहा जाता है। जो स्त्री केसर होता है उसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है, ओवरी। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और ये किस प्रकार का लेंस है? तो इसका फॉर्मूला होता है पावर = 1/f। तो यहाँ पर हमको फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/p हो जाएगा। ठीक है, 1 पावर कितनी है 2, जो कि 1/2 कितना होता है 0.5, और ये मीटर में है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में सेंटीमीटर में आंसर दिए हुए हैं, तो +50 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, तो +50 सेंटीमीटर, और ये उत्तल लेंस होगा। तो देखो, 2 टाइप के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। ये कौन सा उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। ठीक है, अब जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, जैसे कि मैंने कौन सा ये लेंस लगाया हुआ है, ये अवतल लेंस लगाया हुआ है, और जब दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो उसमें जो नंबर होता है वो माइनस में आता है। ठीक है, और जिसकी पास की नज़र कमज़ोर होती है उसको उत्तल लेंस लगता है और नंबर उसका प्लस में आता है। संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों की सूची कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सलाल जलविद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में और किस नदी पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में किस वर्ष एक कानून पास करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल समुदाय में नाराजगी बढ़ी थी? तो ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके? तो 1986 में ये पारित हुआ था, 24 दिसंबर को। और उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इन अ लेटर टू गॉड हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर फ्रॉम गॉड एंड हाउ मच डिड ही एक्चुअली रिसीव? तो अभी मैंने आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताया, 100 पैसोज मांगे थे और उसको 70 पैसोज मिले थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिडनाइट विजिटर, इसकी कहानी मैंने अभी आपको सुनाई आगे। हाउ डिड ऑजेबल कन्विंस मैक्स दैट देयर वॉज अ बालकनी अंडर हिज विंडो? तो कैसे वो कन्विंस करता है मैक्स को, जो छुपा हुआ था कमरे के अंदर, कि वहाँ पर एक बालकनी है? तो
बाय शोइंग हिम अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ तो शो नहीं किया था। बाय क्रिएटिंग अ डिटेल्ड कन्विंसिंग फेक स्टोरी अबाउट अ प्रीवियस ब्रेक इन थ्रू दैट बालकनी, हाँ एक फेक स्टोरी उसने बनाई थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। बाय ओपनिंग द विंडो, नहीं ओपन तो नहीं करी थी उसने। मैक्स ऑलरेडी जानता था, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कहानी के बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अगर कहानी पता है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन टिक कर सकते हो, आपका आंसर टिक कर सकते हो, सही आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस डैश प्रेजेंट इन द वार्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी लास्ट नाइट। तो जब भी नीदर नॉर या ईदर और का सेंटेंस आता है तो उसमें जो पास वाला सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक डॉक्टर है एक नर्सेस है, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। जो पास वाला सब्जेक्ट है नर्सेस, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज़ करनी है हमको, जो कि वर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन सा इसमें से प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पर? द पेशेंट इज रिकवरिंग डैश हिज इलनेस स्लोली। द पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस स्लोली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉट डज द पोएम अमेंडा टेल अस अबाउट द यंग गर्ल अमेंडा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शी इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर पेरेंट एंड विशेस फॉर फ्रीडम इन हर इमेजिनेशन। तो उसकी मम्मी हमेशा ना उसको टोकती रहती थी अमेंडा की, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। तो अमेंडा इमेजनरी सोचती रहती थी कि वो रेपुंजल बन जाए, वो ये बन जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए, वो घर से भाग जाए, इस तरह से वो सोचती रहती थी। साबुन के मिसल निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिसल का आयनिक सिरा अंदर की ओर और हाइड्रोकार्बन पूंछ बाहर की ओर होती है। मिसल का आयनिक सिरा बाहर की ओर और हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की ओर होती है। दोनों सिरे अंदर होते हैं। साबुन के अणु पानी में मिसल नहीं बनाते, केवल तेल में बनाते हैं। नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिसल का जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर होता है और हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है वो अंदर की ओर होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और पानी का अधिकतम चयनात्मक पुनरावशोषण होता है? बोमन संपुट में, हेनरे का लूप में, समीपस्थ संवलित नलिका में या फिर दूरस्थ संवलित नलिका में? तो पुनर्अवशोषण समीपस्थ संवलित नलिका में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का मुख्य उत्पादक केंद्र है? तो कोडरमा में अभ्रक मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइका। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें हमको रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें रिएक्शन के बाद ऊर्जा निकलती है। जैसे कि मानव शरीर में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके बाद एनर्जी हमको मिलती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिना बुझा चूना में पानी मिलाना, प्राकृतिक गैस का दहन करना या फिर फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन करना, इसमें से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन करने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाके उसका अपघटन हो पाता है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चिप्स निर्माता चिप्स के थैलों में ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरते हैं ताकि उनका उपचयन ऑक्सीडेशन ना हो सके? तो आपको ऐसा लगता है कि जो चिप्स आती है उसमें 4 चिप्स आते हैं और बाकी की हवा भरी रहती है, तो वो ख़राब ना हो पाए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, आप उसको खुला करके रख देते हो तो वो जल्दी से बाहर क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीडेशन उसमें रिएक्शन हो जाती है जिससे उसकी जो स्मेल है वो ख़राब हो जाती है, टेस्ट भी बिगड़ जाता है। उस वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे जल्दी उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। दांतों के इनेमल का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5.5 से कम होने पर। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है?
जो धातु होती है, जो मेटल्स होती है, उसको हम लंबे पतले तारों में खींच सकते हैं। इस गुण को तन्यता, डक्टिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आघातवर्धनीयता, जितना उसको मार मार के, उसको पीट पीट के, उसको पतली से पतली शीट में, पतली से पतली शीट बना सकते हैं हम धातु की। धातु के इस गुण को आघातवर्धनीयता का गुण कहा जाता है। और पतले तारों में जो खींचे जाने की क्षमता का जो गुण होता है धातुओं में, उसको तन्यता कहा जाता है। मानव हृदय के किस कोष्ठ की दीवारें सबसे मोटी और मजबूत होती है, क्योंकि इसे पूरे शरीर में उच्च दाब का रक्त पंप करना होता है? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय या फिर बाया निलय। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो बाया निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रक्त पहुँचने के बाद इसकी जो दीवारें होती है मोटी होती है, मजबूत होती है, क्योंकि यहीं से पूरे शरीर में ब्लड वो पंप करता है बिल्कुल फोर्स के साथ। अवायवीय श्वसन के दौरान हमारी मांसपेशियों में किस अम्ल के संचय के कारण ऐंठन या दर्द होता है? तो जब भी आपने देखा होगा, जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, है ना, तो हम इस तरह से हमारी सांस फूलने लगती है, तो जल्दी जल्दी हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस वजह से हमारे जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल जमने लगता है, और इसी वजह से हमको दर्द होता है। छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने पर उनका तुरंत बंद हो जाना और झुक जाना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये कंपानुकुंचन गति है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला फूड चेन में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। लिंडमैन का 10% लॉ ये कहलाता है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसवा पद क्या होगा? 30th हमको पद निकालना है, तो तीसवा पद निकालना है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक कम हो जाएगा, a + 29 d हो जाएगा, ठीक है। a पहला पद होता है, पहला पद 10 है तो 10 लिख दिया, + 29। अब सेकंड में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो प्लस माइनस साइन का आप ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 10 में से 7 को माइनस नहीं करना है, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को हम माइनस करते हैं, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 - 10 कितना होगा? -3। 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? होते हैं 27 का 7, 2, 6, 7, 8, 87। अब 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो 77 आएगा, और 87 बड़ा है और माइनस इस पे साइन है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 77 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास के पदों में गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी या भाग्यशाली कहने में क्या छिपा हुआ है? तो वो गहरा व्यंग करती है उन पर कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। Fill in the blank with the correct determiner. I have dash friends in a new city, so I often feel lonely. तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्यू। यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग है इसका फ्यू का। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस न्यू सिटी, सो आई ऑफन फील लोनली। ठीक है, फिर भी उसको कैसा लगता है? अकेला लगता है, क्योंकि नेगेटिव सेंस में यहाँ पर फ्यू का यूज हुआ है। अ फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ अमाउंट्स में तो फ्रेंड्स थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्यू। जैसे कि वहाँ पर लिटिल और अ लिटिल वाला था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज हुआ है। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस दैट फिट्स फॉर्मल लेटर राइटिंग स्टाइल। फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क आता है? तो डियर सर के बाद कॉमा आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेंस के अपवर्तन के संदर्भ में मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु क्या कहलाता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर भी 3 लॉज होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है? एक उत्तल लेंस है, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है? इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली एक इमेजनरी लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस होती है। अब जो भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा है उससे कोई लाइट रे इस पर आ रही है, इस लेंस पर आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, यहाँ फोकस से होकर जाएगी। तो क्वेश्चन कोई भी पूछे आप याद रखना तीनों लॉस।
अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होके जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद। और अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से होकर आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट आ रही है तो बिना किसी विचलन के वो सीधे निकल जाएगी, वहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो वो सीधे निकल जाएगी बिना किसी विचलन के। तो तीनों केस याद रखना। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो आपातकालीन स्थितियों में लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रीनेलिन हार्मोन। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीकी महाद्वीप पर कौन सी विनाशकारी पशु बीमारी फैली थी जिसने वहां के स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और उन्हें यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतों के अधीन कर दिया था? विच कैटल प्लेग डिसीज स्प्रेड इन अफ्रीका इन लेट 1890s? कौन सा बीमारी फैली थी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिंडर पेस्ट। मैया में तो चंद्र खिलौना लेहो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार? तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा और रूपक अलंकार, इन दोनों अलंकारों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो दो एग्जाम्पल से मैं आपको ये दोनों अलंकार क्लियर कर देती हूँ। तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है, तो चेहरे को चांद की उपमा दी गई है, चेहरे को चांद के जैसा कहा गया है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तुम ही चांद हो, चेहरे को चांद के जैसा नहीं कहा गया है, तुम ही चांद हो, तुम्हारा चेहरा ही चांद है, उसको चांद ही मान लिया गया है, चेहरे को ही चांद मान लिया गया है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर खिलौने, जो खिलौना है वो चांद के जैसा नहीं है, उसको उपमा नहीं दी गई है, यहाँ पर चांद को ही खिलौना मान लिया गया है और उनको वही चाहिए, जो चांद खिलौना है उनको वही चाहिए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा आंसर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और वहीं पर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो दोनों याद रखना। एक पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो प्रायिकता निकालनी है। टोटल पासे पर आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, और 7 से छोटे कितने होते हैं? तो वो भी 6 होते हैं। 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो जब भी आप पासा उछालोगे तो 7 से छोटी संख्या ही आएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही होता है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम? सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना बोलते हैं, या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं, जो कि निश्चित है बिल्कुल। तो उस निश्चित इवेंट की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु P -4 -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन हम सब ने पढ़ा है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पर हम 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर आते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, अब ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3, और नीचे की साइड नेगेटिव नंबर आते हैं। ग्राफ हम सभी ने बनाया है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमको -4 -5 दिया है, दोनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये कौन से चतुर्थांश में है? तो ये तीसरे चतुर्थांश में है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, तो तीसरे में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सत प्लस जन, व्यंजन संधि है इसमें, तो सत उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक छात्र कक्षा में सबसे पीछे की बेंच पर बैठा हुआ है और उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपनी पाठ्य पुस्तक तो आसानी से पढ़ सकता है। मतलब उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, पास का दिखाई दे रहा है। तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसके संशोधन के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो अभी मैंने आपको बताया था, जब दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो अवतल लेंस का उपयोग होता है, जैसे कि मैंने भी लगा रखा है अवतल लेंस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हिंदी में ये उल्टे टर्म्स होते हैं, ठीक है। दूर की नज़र कमज़ोर होती है उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, और पास की नज़र कमज़ोर होती है उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में याद कर लो, मायोपिया कहा जाता है दूर की नज़र कमज़ोर को, और पास की नज़र कमज़ोर होती है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र में जो लीवर होता है पित्त रस स्रावित करता है। इसके दो मुख्य और महत्वपूर्ण काम कौन से होते हैं? अमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना और वसा का इमल्सीकरण करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तथापि वो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सका। रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? यद्यपि, तथापि वगैरह जो यूज़ होते हैं वो मिश्र वाक्य में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर रहा हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। इसके बाद हम और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर हम और क्विजेज़ वगैरह भी सॉल्व करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम तक काफ़ी सारी क्लासेस आने वाली है, मॉक टेस्ट आने वाले हैं रेगुलर। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। स्क्रीन पर देखो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ पर जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। पहला मॉक टेस्ट का लिंक शो हो रहा है, वो मॉक टेस्ट देख सकते हो पहला। इसके अलावा हिंदी अगर पढ़ना चाहते हो, हिंदी ग्रामर, तो उसकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो हिंदी ग्रामर भी पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।